गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैदी और कोकिला पाठ का यह सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को कैदी और कोकिला पाठ के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में बताया था और कुछ पंक्तियों को अर्थ सहित हम लोगों ने समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने आगे की पंक्ति को अर्थ सहित समझेंगे। अब तक जिन पंक्तियों को हम लोगों ने समझा उसमें माखनलाल चतुर्वेदी आधी रात में कोयल के गीत को सुनकर उनमें एक अलग जिज्ञासा उत्पन्न होती है और अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए वह कोयल से कई तरह के प्रश्न करने लगते हैं कि आखिर कोयल तुम इतनी रात में क्यों गा रही हो? क्या तुमने कोई संदेश सुना है? क्या तुम मुझे कोई संदेश देना चाहती हो? यह सब प्रश्न करते हैं और साथ ही साथ वह अपने दर्द को भी व्यक्त करते हैं। कोयल से बताते हैं कि एक स्वतंत्र सेनानी को जो अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए तत्पर है, उन व्यक्तियों को भी जेल में डाकू, चोरों, बटमारों के साथ रखा गया है। जिस तरह आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सभी को एक साथ कैद करके रखा गया है। और कहते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी बताते हैं कोयल को कि उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता। दिन रात ब्रिटिश शासक जो है वह उन पर कड़ी नज़र रहते हैं ताकि वह कुछ भी गलत न कर बैठे, जेल से भागे नहीं या कोई भी उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच पाए। इसलिए उनके जीवन पर, कैदियों के जीवन पर अब दिन रात इन ब्रिटिश शासकों का कड़ा पहरा रहता है। कहते हैं कि मुझे तो इस जेल से सब कुछ अंधकार में दिख रहा है। इनका अंग्रेजी सरकार का जो शासन है वह भी अंधकारमयी है। और कोयल से पूछते हैं कि क्या प्रकृति में भी इतनी अंधकारमयी वातावरण है? पूरा वातावरण क्या अंधकारमयी हो गया है? कोयल को बताते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो अंधकार को दूर करने का साधन है, आज वह भी निराश हो गई है, जिस कारण रात और काली हो गई है। और कहते हैं कि तुम इस अंधकारमयी रात में क्यों जाग रही हो? क्यों जाग रही हो कोयल, तुम मुझे बताओ। और कहते हैं कि आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हारी आवाज़ में इतना दर्द, इतनी पीड़ा है? क्या लूट गया है तुम्हारा? क्या तुमने अंग्रेजी सरकार की सच्चाई को जान लिया है? हे कोयल, तुम मुझे बताओ। यहाँ तक हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था। अब हम लोग अपने दूसरे वीडियो के पंक्ति की ओर चलते हैं। आज के इस पंक्ति में हम लोग जानेंगे कि किस तरह कवि को ब्रिटिश जेल में रखा जाता था, उनसे कौन कौन से काम करवाए जाते थे। तो आइए शुरू करते हैं। फिर से वह कोयल को कहते हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब जो है कवि कोयल को बावली कहते हैं। बावली अर्थात पागल। पागल वह इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सभी यह जानते हैं कि कोयल हमेशा सुबह के समय गाती है, पर आज एक ऐसी चीज़ हो रही है जो अनदेखा हो, अनसुना हो। इसलिए क्योंकि कोयल जो है आज दिन के समय या सुबह के समय ना गाकर आधी रात में गा रही है, तो उसके इस अर्धरात्रि के गीत को सुनकर कोयल को कवि कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो जो इस आधी रात में चीख चीख कर गा रही हो? फिर कहते हैं, क्या
क्या किसी दावानल की ज्वालाएं ही दिखी? क्या तुमने किसी जंगल के आग को देख लिया है जो तुम इतना चीख रही हो, वो भी आधी रात के समय? यहाँ पर दावानल, दावानल मतलब जंगल की आग को बताया गया है, पर यहाँ जंगल की आग ब्रिटिश सरकार के यातनाओं का प्रतीक है। मतलब ब्रिटिश सरकार के यातनाओं की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने ब्रिटिश सरकार के यातनाओं को, ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को तुमने देख लिया है जो इतनी रात में, अर्धरात्रि में तुम चीख रही हो? ठीक है, अब हम लोग आगे की पंक्ति पे चलते हैं। आगे की पंक्ति क्या है? क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना? कोल्हों का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब इस पंक्ति में हमें माखनलाल चतुर्वेदी बताते हैं कि जेल में रहकर उन्हें कौन कौन से काम करने पड़ते थे, कौन कौन से कार्य उनसे करवाए जाते थे, अत्याचार के रूप में कौन कौन से काम उनसे करवाए जाते थे। तो आइए जानते हैं। कभी कोयल से कहता है, हे कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर की इन जंजीरों को, हमारा शरीर पर जो पड़ी हुई जंजीर दिखाई नहीं पड़ रही है? क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? यहाँ पर कवि कोयल से कहते हैं कि क्या तुम नहीं देख पा रही हो? ये जंजीर, हमारा शरीर इन जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और इन जंजीरों को कवि जो है गहना कहते हैं। ठीक है, क्यों गहना कहते हैं? क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि यह जंजीर, ये हथकड़ी जो है वो मातृभूमि की सेवा का फल है। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम क्या इन जंजीरों के गहने को नहीं देख सकती? हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। और कभी कहते हैं कि ये हमारे हाथ में जो ब्रिटिश सरकार ने ये जो हथकड़ियाँ पहनाई हैं, ये हथकड़ियाँ नहीं है, बल्कि ये क्या है, ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया गहना है। इसे प्रश्न यह बनते हैं कि कवि ने जंजीरों, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? तो कवि इस वह जंजीर जो एक कैदी को जकड़ा हुआ है, पूरा शरीर उस जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मैं आपको पिक्चर दिखा दूं। इस पिक्चर में आप लोग देखिए कि किस तरह कैदी को, उस समय के कैदी को रखा जाता था। मोटे मोटे जंजीरों से बांध कर इन्हें जो है रखा जाता था और इनसे मनचाहा काम करवाया जाता था। तो कहते हैं, कोयल से कहते हैं कभी कि क्या तुम नहीं देख रही हो ये जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों, ब्रिटिश राज का गहना। यह तो ब्रिटिश राज का गहना है, ये हथकड़ी नहीं है, ये ब्रिटिश द्वारा दिया गया गहना है। गहना है, गहना क्या करता है? लोगों के सौंदर्य को बढ़ाता है। तो कभी कह रहे हैं कि ब्रिटिश ने जो ये जंजीर और ये जो हथकड़ियाँ हमें पहनाई है, यह हमारे लिए गहने से कम नहीं है, क्योंकि यह जंजीर और हथकड़ियाँ ही हमारे मातृभूमि की सेवा का फल है। हम मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए हमें यह जंजीर और ये हथकड़ियाँ जो है पहनाई गई है, और यही कारण है कि वह हमारे लिए गहने से कम नहीं है। फिर क्या कहते हैं? कोल्हों का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब आप लोग को दिखा दूं कोल्हों का चरसा किसे कहते हैं। तो इस पिक्चर में आप लोग देखिए, इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक पशु को इस लकड़ी से बांध दिया गया है, और उस समय जब मोटर की सुविधाएं नहीं थी हमारे देश में, तो उस समय ईख का रस निकालना, सरसों का तेल निकालना, या कुएं से
पानी निकालने का काम इसी तरह से करवाया जाता था। पशुओं को इसे बांधकर पशुओं को गोल गोल घुमाया जाता था, जिससे ईख का रस, सरसों का तेल या कुएं से पानी जो है निकाली जाती थी। तो उस समय जब भारतीय सैनिकों को जेल में बंद किया गया था, तो उस समय जो काम पशु करते थे, ये सारे काम कैदियों से करवाया जाता था। तो कवि कहते हैं कि जब हमसे कोल्हू का चरखा चलवाया जाता था, तो उस कोल्हू का चरखा जब हम चलाते थे तो उनसे जो चरक चूँ की आवाज़ आती थी, वह चरक चूँ की आवाज़ कैदियों के लिए जीवन की तान बन गई थी। जीवन का एक धुन, एक गीत सा बन गया था। उन्हें वह चरक चूँ की आवाज़ एक गीत की तरह लगती थी। गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब कहते हैं कि कैदियों से क्या, और कवि जो है कोयल को ही बता रहे हैं कि हम लोगों से जो है पहाड़ और पर्वत जो है तोड़ने का काम करवाया जाता था। तो जब हम लोग वह पत्थर तोड़ते थे तो हमारे ये मजबूत हाथ के निशान जो है पत्थरों पे छप जाते थे। तो कवि कहते हैं कि उन गिट्टियों पर जो हमारे अंगुलियों के निशान पड़ जाते थे, वह निशान हमें राष्ट्रीय गीत की तरह लगते थे। हमें ऐसा नहीं लगता था कि ये कोल्हू का चरखा जो पशु का काम है वो हमसे करवाया जा रहा है, या ये पत्थर तोड़ने का काम हमारा नहीं है फिर भी हमसे कराया जा रहा है। तो इन सभी की चिंता वह नहीं करते थे। वह हर एक चीज़ में अपने आत्मबल को जागृत कराने का काम करते थे। वो कहते थे कि ये जो कोल्हू का चरखा जो चलाया जा रहा है, उससे जो आवाज़ें निकल रही हैं, उन्हें वह जीवन की तान की तरह लगती थी। गिट्टियों जो पत्थर तोड़ने का काम उनसे करवाया जा रहा है, और उसके कारण जो पत्थरों पर उनके अंगुलियों के जो निशान पड़ जा रहे हैं, वह उन्हें राष्ट्रीय गीत की तरह लगती थी कि वह उन पत्थरों में राष्ट्रीय गीत गान लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहते हैं कि यह जो रहट, ये इस पद्धति को रहट पद्धति कहते हैं। मतलब ये गोल सा चरखा होता है और इसमें जो है कई बाल्टियाँ टांग दी जाती है, और इस लकड़ी जो आप देख रहे हैं, इससे जो है पशु को बांध दिया जाता है और गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे ये चरखा घूमता है और पानी कुएं से बाहर निकलता है। पर उस समय अंग्रेजी सरकार कैदियों पर अत्याचार करने के लिए, भारतीय सैनिकों पर अत्याचार करने के लिए क्या करती थी कि उन कैदियों को इससे बांध दिया जाता था और उन्हें जो है इस कुएं के गोल गोल घुमाया जाता था और तब पानी निकाली जाती थी। तो कवि कहते हैं कि जब मैं इस जुए को खींचता हूँ, इस मोट के जुए को जब मैं खींचता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुएं को खाली कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रिटिश अकड़ के कुएं को खाली कर रहा हूँ, ब्रिटिश के अकड़ को कम कर रहा हूँ। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि ब्रिटिश ये सोच रहे थे कि यदि इन पर अत्याचार किया जाएगा तो यह हमारी बातों को मान लेंगे, हम जो कह रहे हैं वह इसे आराम से मान लेंगे। पर कवि कह रहे हैं कि उनके द्वारा किया गया हर अत्याचार, हर यातना उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता था, और वह अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं झुकते थे, अंग्रेज़ों के सामने वह नहीं झुकते थे, और जिस कारण उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार का अकड़ कम हो रहा है कि हम इतना अत्याचार सह कर भी उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि हम जब इस कुएं के पानी को खाली करते थे तो हमें ऐसा नहीं लगता था कि हम कुएं के पानी को खाली कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता था कि हम ब्रिटिश के अकड़ को कम कर रहे हैं। फिर कहते हैं दीन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली।
कभी कहते हैं कि कोयल से कि तुम यह बात जानती हो कि दिन का जो समय होता है वह संघर्ष का समय होता है, काम करने का समय होता है, तो इसीलिए तुम दिन में ना गाकर, दिन में तुम इसलिए नहीं गाती हो कि हमारे अंदर किसी तरह का करुणा जगे और हमारा आत्मबल कमज़ोर पड़े और हम रोने लगे। इसी कारण तुम रात में गजब ढा रही हो, मतलब इसी कारण तुम रात में गा रही हो और अपने दर्द को बयां कर रही हो, अपने तकलीफ़ को हमें बता रही हो। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। आगे की पंक्ति है, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब जो है कवि कोयल को कहते हैं कि इस शांत समय में, इस अंधकार में, इस जब आधी रात का समय है, जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, तो ऐसे शांत समय में अंधकार को दूर करते हुए तुम क्यों रो रही हो, क्यों इस शांत माहौल में तुम रो रही हो, कोयल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। फिर कोयल से कहते हैं कि क्या तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो, क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का कोई नया बीज बो रही हो, कोकिल बोलो तो। ठीक है, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो मीन्स कोयल को कहते हैं कि क्या तुम अपने इस मधुर वाणी से चुपचाप शांत भाव से अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ बीज बो रही हो, अंग्रेजों के विरुद्ध मुझे जगाना चाहती हो, कोकिल बोलो तो। आई होप आप लोग को इस पंक्ति समझ में आई होगी। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने यही जाना कि कवि जो है कोयल को पागल का नाम देते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई है जो आधी रात में गा रही हो, चीख रही हो, क्या तुमने दावानल मतलब जंगल के किसी भयानक आग को देख लिया है जो इस तरह आधी रात में चीख रही हो। अर्थात कवि का यह मानना है कि हो ना हो कोयल ने अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को देख लिया है और इसी कारण वह अपने दर्द को इस आधी रात में अपने वेदनापूर्ण आवाज़ से बयां कर रही है, व्यक्त कर रही है। फिर कवि कोयल को पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरी यह जंजीरें, मेरी यह हथकड़ियाँ नहीं दिखती, यह मेरे लिए किसी गहने से कम नहीं है, क्योंकि इसी जंजीर और यह हथकड़ी और यह जो जंजीर है वो मातृभूमि की सेवा का फल है। इसीलिए वो कहते हैं कि यह मेरे लिए किसी गहने से कम नहीं है। फिर कहते हैं, वो बताते हैं कोयल को कि उन्हें जेल में रहकर कौन कौन से काम करने को दिया जाता है, वैसे वैसे काम उनसे करवाए जाते हैं जो पशु करते हैं। वो कहते हैं कि हमसे कोल्हू का चरसा चलवाया जाता है जो पशुओं का काम है, पर उसमें भी वह जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा उन्हें मिलती है। वो कहते हैं कि जब भी मैं कोल्हू का चरखा चलाता हूँ तो उससे जो चरख चूँ की जो आवाज़ आती है वह मुझे जीवन की तान से, जीवन की संगीत से कम नहीं लगती। फिर कहते हैं कि जो पत्थर हमारे ये हाथ जो पत्थरों को तोड़ते हैं और उन पत्थरों में हमारी उंगलियों के जो निशान पड़ जाते हैं, वह निशान हमें ऐसा लगता है कि उन पत्थरों पर हम राष्ट्रगीत लिख रहे हो। फिर कहते हैं कि वो जुआ जो हमारे पेट से बांधा जाता है और हमसे चलवाया जाता है, उस जुए से जो पानी खाली होती है, कुएं से जो पानी खाली होती है, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम
कुएं से पानी खाली कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हम ब्रिटिश के अकड़ को खाली कर रहे हैं। फिर कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम यह बात अच्छी तरीके से जानती हो कि दिन में हमारा संघर्ष का समय होता है, हम संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, और इसी कारण तुम उस समय अपने मधुर या करुणिक आवाज़ से हमें परेशान नहीं करती, और रात के समय इस आवाज़, यह वेदनापूर्ण आवाज़ गाकर तुम गजब कर रही हो। और फिर कहते हैं कि क्या ऐसा क्या हो गया है कि तुम क्यों इतनी आधी रात में, जब चारों ओर सन्नाटा है, इस आधी रात में तुम गीत गा रही हो? और क्या तुम चुपचाप मधुर बीज बो रही हो? क्या तुम ब्रिटिशों के खिलाफ मधुर बीज बो रही हो? ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों।